नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। दुनिया में 4 देशों के बीच युद्ध क्या दर्शाता है? क्या ये आने वाले समय में कोई बड़ा संकेत दे रहा है? ये सवाल आज इसलिए उठा क्योंकि इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया। उधर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी जंग छिड़ गई है। इजराइल और अमेरिकी आर्मी ने ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई शहरों में मिसाइलें दागी हैं। ईरान में राष्ट्रपति भवन को निशाना बनाया गया। ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खमेनी के ऑफिस के पास भी धमाका हुआ है। ईरान की ओर से कहा गया है कि इजराइल और अमेरिका के हमलों का पूरी मजबूती के साथ जवाब दिया जाएगा। इस लड़ाई से इजराइल और ईरान ही नहीं बल्कि पूरे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ सकता है। ईरान ने इजराइल के अलावा कुवैत, कतर, बहरीन और सऊदी अरब में मौजूद अमेरिकी बेस पर भी हमला किया। ईरान ने यूएई के सबसे ज्यादा आबादी वाले शहर दुबई को भी निशाना बनाया। दरअसल इजराइल ने ईरान के खुफिया मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, सुप्रीम लीडर खमेनी का ऑफिस और ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन को निशाना बनाया है। हमले के बाद खमेनी को सुरक्षित जगह पे शिफ्ट किया गया है। हालांकि आपको बता दें, इस पूरे हमले में कई ऐसे टॉप लीडर्स हैं जिनकी मौत की खबर है। इजराइल ने ईरान के खिलाफ अपने नए अभियान का नाम लियोनिस्ट रोड रखा है और वहीं अल जजीरा ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया है कि यह अमेरिका और इजराइल का जॉइंट मिलिट्री एक्शन है। उधर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बात करें तो यहां पे भी जंग छिड़ गई है और जब अफगानिस्तान में तालिबान सरकार बनी थी तो पाकिस्तान जो है वो इसका जश्न मनाया करता था। आज वही अफगानिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की कुछ चौकियों पर कब्जा कर लिया। इधर पाकिस्तान ने भी तालिबानी सरकार के खिलाफ खुली जंग की घोषणा कर दी है। ऐसे में दुनिया के 4 देशों के बीच ये जंग दुनिया की कितनी तस्वीर बदलेगी और आने वाले समय में जो पड़ोसी देश हैं उन पर कितना असर होगा, हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके पहले आपको दिखाते हैं कि जंग के पीछे का मकसद और कारण क्या है। इजराइल और ईरान के बीच जंग क्यों? अमेरिका और इजराइल के साथ ईरान का विवाद मुख्य रूप से क्षेत्रीय वर्चस्व, ईरान के परमाणु कार्यक्रम और प्रॉक्सी युद्धों के कारण गहराया है। इजराइल ईरान को एक बड़ा खतरा मानता है, जबकि अमेरिका का मानना है कि ईरान के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा है, जिसके चलते ये देश मिलकर ईरान पर हमले और दबाव बनाते हैं। ईरान मध्य पूर्व में हमास, हिजबुल्लाह और हुती जैसे गुटों को समर्थन देता है, जो इजराइल और अमेरिकी हितों पर हमला करते हैं। ये परोक्ष युद्ध इस संघर्ष की जड़ में है। 1990 के बाद से ईरान और इजराइल के संबंध खराब हो गए। अब वे एक दूसरे को दुश्मन मानते हैं। अमेरिका का मध्य पूर्व में सैन्य उपस्थिति बढ़ाना और ईरान के साथ तनाव इस क्षेत्र में अस्थिरता को और बढ़ाता है। इस संघर्ष के पीछे तेल भंडार पर वर्चस्व भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि ईरान के पास दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तेल भंडार है। जून 2025 में भी इजराइल और अमेरिका ने ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हमले किए थे, जिसमें अमेरिका का मुख्य उद्देश्य ईरान के परमाणु स्थलों और मिसाइल भंडारों को लक्षित करके उनके प्रभाव को कम करना है। इस पूरे युद्ध में ईरान की रणनीति कई मोर्चों पर अस्थिरता को तेजी से बढ़ाना होगा, ताकि ये युद्ध फैले जिससे अमेरिका और सहयोगी देश भी उतनी ही दिक्कत में आए। खाड़ी देशों में जहां कई अमेरिकी सैन्य अड्डे स्थित हैं, वहां इस बात को लेकर चिंता है कि किसी भी अमेरिकी सैन्य हमले से उनके खिलाफ जवाबी कार्रवाई हो सकती है। ये चिंता खाड़ी देशों में अमेरिका के सहयोगी देशों की है, जो लगातार इस बात पर जोर दे रहे थे कि यह युद्ध किसी तरह टाला जा सके। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात पहले ही कह चुके हैं कि वो अमेरिका को अपने हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल हमलों की अनुमति के लिए नहीं देंगे। हालांकि उनका डर सही निकला है कि ईरान की मिसाइल की मार उन तक भी होगी। ईरान मध्य पूर्व में प्रॉक्सी बलों का उपयोग करते हुए एक प्रतिरोध धुरी संचालित करता है, जिसमें यमन में हौथी और लेबनान में हिजबुल्लाह शामिल है। इसने क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने और विरोधियों को चुनौती देने के लिए इन समूहों का निर्माण और उन्हें हथियार बंद किया है। हालांकि कई प्रॉक्सी समूह बुरी तरह कमजोर हो गए हैं, फिर भी वे अमेरिकी सेनाओं और सहयोगियों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं, जिससे कई मोर्चे बन सकते हैं और संघर्ष ईरान की सीमाओं से परे भी फैल सकता है। उधर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ये जंग क्यों है, आइए समझते हैं। जब अफगानिस्तान में तालिबान सरकार बनी तो पाकिस्तान ने भी इसका जश्न मनाया था। आज वही अफगानिस्तान पाक का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह पाकिस्तानी आतंकी गुट तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी TTP है। दरअसल पाकिस्तान को उम्मीद थी कि सत्ता में आने के बाद अफगान तालिबान TTP पर लगाम लगाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। TTP के लड़ाकों ने अफगानिस्तान की धरती को अपना सुरक्षित ठिकाना बना लिया और वहां से पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर हमले तेज कर दिए।
पाकिस्तान बार बार तालिबान से टीटीपी को रोकने की गुहार लगाता रहा, लेकिन तालिबान ने इसे पाकिस्तान का आंतरिक मसला बताकर पल्ला झाड़ लिया। इसके अलावा दोनों देशों के बीच डूरन लाइन पर भी विवाद है। ये लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच खींची गई 2640 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच डूरन लाइन पर कई बार भीषण गोलीबारी हो चुकी है। इसमें दोनों तरफ के सैनिक मारे गए। यहाँ से पाकिस्तान की ओर घुसपैठ की भी घटनाएं होती रही हैं। उधर चीन की एंट्री ने भी बदला है खेल। चीन ने तालिबान के साथ अपने कूटनीतिक रिश्ते मजबूत किए और तालिबान सरकार के राजदूत को आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दी। दरअसल चीन की नजर अफगानिस्तान के लिथियम और तांबा के खनिज भंडार पर है। चीन अफगानिस्तान के करीब आया और उसकी पाकिस्तान पर निर्भरता काफी कम हो गई। रिश्तों में ताबूत की आखिरी कील पाकिस्तान का वो फैसला साबित हुआ जब उसने अपने देश में रह रहे लाखों अवैध अफगान शरणार्थियों को जबरन देश से बाहर निकाल दिया। इसके जवाब में तालिबान ने सख्त लहजे में पाकिस्तान को चेतावनी दी। मामला तब जंग तक पहुंच गया जब पाकिस्तानी वायुसेना ने अफगानिस्तान के अंदर घुसकर एयर स्ट्राइक की। पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने टीटीपी के ठिकानों पर हमला किया है। इसके तुरंत बाद तालिबान की सेना ने भी भारी हथियारों से पाकिस्तानी सीमा चौकियों पर हमला बोल दिया। ऐसे में इन चारों देशों की जंग में क्या होगी पड़ोसी देशों की भूमिका, ये देखने वाली बात होगी। चलिए, तो इजराइल और ईरान का वार है और पाकिस्तान अफगानिस्तान में भी तकरार है। समझना पड़ेगा इन चारों देशों में आखिरकार ये जंग क्यों छिड़ी। इस पर हमने पूरी रिपोर्ट को देखा, इसे समझने की जरूरत है। देखिए, एक बात तो साफ है, आज का झगड़ा नहीं है या आज जंग नहीं हो रही। पहले भी एक दूसरे को धमकियां देते आए हैं, पहले भी इनके बीच विवाद हुआ है। एक समय था बहुत अच्छे संबंध रहे, उसके बाद जो संबंध खराब हुए तब से आज तक ठीक नहीं हुए। सवाल इस चीज का है कि जो पड़ोसी देश हैं उन पर इसका कितना प्रभाव होगा। दूसरी चीज, इससे होगा क्या, कितना बदलाव हम वाकई में आने वाले समय में देखेंगे, क्योंकि ये चार देशों की जो जंग है ये बहुत सारी चीजों को उथल पुथल तो करेगी, इसको बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता। सीधे चर्चा पर चलते हैं। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे अजय पाठक। अजय जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे डॉक्टर शिवानंद हुलियारकर। शिवानंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। रक्षा विशेषज्ञ हैं पीसी थपलियाल। पीसी थपलियाल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। विदेश मामलों की जानकार है शारदा दीक्षित। शारदा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हैं कुमार राकेश, अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी स्वागत है। चर्चा की शुरुआत शारदा मैम आपसे करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद नेटवर्क इशू है। हाँ, अभी आ रही है, मुझे सुन पा रही है मैम? ऑडियो क्लियर नहीं है आपका, एक बार ऑडियो क्लियर नहीं है मैम, एक बार फिर से आपको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तब तक चर्चा में पीसी थपलियाल जी, मुझे सुन पा रहे हैं जी? सर, मुझे लगता है आज का जो सब्जेक्ट है और जिस तरीके से एकदम त्राहिमाम है, इसको सीधे सीधे कहें तो चारों देशों को हम देखें, दोनों अलग अलग कंट्री की बात है, लेकिन हम दुनिया के स्तर पर जाकर इसे समझें, वैश्विक संबंधों को हम समझें और रक्षा के दृष्टि से हम समझें, तो यहाँ तो सब कुछ बहुत बिखरा बिखरा सा नजर आता है। और ये ऐसी कंट्री हैं जो एक बार हमले पर उतारू हैं, तो इनको समझाना या इनको रोकना या ये मान जाएंगे, ये बड़ा मुश्किल सा अभी लगता है। क्योंकि सभी लोगों की प्रतिक्रिया जो आई है अलग अलग देशों से, वहां से सब लोग एक अपील जरूर कर सकते हैं, लेकिन ना तो ईरान मानने वाला है, ना इजराइल अमेरिका मानने वाले हैं। कैसे आप इसको देखते हैं और क्या संकेत देता है ये चारों देशों का युद्ध? देखो, जो युद्ध इस समय ईरान और इजराइल के बीच में अमेरिका के संरक्षण में हो रहा है, ये डरावना हो सकता है। और जो आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान लड़ रहे हैं, ये एक छुटपुट जो घटनाएं होती हैं उस तरह का है। इसमें बहुत डरावना स्थिति नहीं पैदा होगी। ये इनका संघर्ष लगातार बहुत दिनों से चल रहा है। लेकिन यहाँ पे जो ईरान का है, ईरान और इजराइल जब फिलिस्तीन पे पूरा अटैक कर रहा था, हमास के साथ लड़ रहा था,
तो उस समय ईरान का बैकअप उन देशों को मिल रहा था, उन आतंकवादी संगठनों को मिल रहा था। तो इजराइल और ईरान में तब से खटक गई है। और उस समय लास्ट ईयर भी इजराइल ने मिसाइल दागी, और इसके जो जो रिटेलिएशन था उसमें ईरान ने कतार पे उस समय मिसाइल दागी, और कतार ने अपना प्रभाव यूज करते हुए अमेरिका से वो स्थिति, वो ऑपरेशन बंद करा दिया था। लेकिन आज फिर से ये स्थिति पैदा हो गई है, और ये इससे लगभग सब लोग इस बात को समझ रहे थे, क्योंकि जब हमारे प्रधानमंत्री विजिट कर रहे थे इजराइल में, तो उस दिन के डिस्कशन में मैंने भी बोल दिया था, और अन्य रिपोर्टिंग एजेंसी भी कह रही थी कि कब ईरान पे अटैक होगा इजराइल का। ये संभावनाएं उस समय मौजूद थी और हवा में तैर रही थी। लेकिन जिस तरह से मजबूती से ईरान इस समय जवाबी कार्रवाई कर रहा है, उससे अमेरिका भी थोड़ा थोड़ा चिंतित दिख रहा है। ट्रंप ने एक्शन तो ले लिया, क्योंकि ट्रंप का जो हैबिट है पूरा विश्व जानता है कि वो बहुत गहराई से किसी भी चीज को समझे बिना कदम उठा लेते। और उससे क्या है कि पूरे देश में एक ऐसी स्थिति पैदा हो रही है जो विश्व को थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ धकेल सकता है। क्योंकि हमने अभी तक चीन और रशिया का जो जो रिटेंशन है, किस तरह से वो इस चीज को लेगा, अभी कुछ साइलेंट नजर आ रहा है। लेकिन ईरान के पीछे ये चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया बहुत मजबूती से खड़े हैं, इसको आप नकार नहीं सकते। और जो एक तीसरा जो विश्व में रशिया यूक्रेन का हो रहा है, उस पे भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। उसमें दोनों देश हाँफने लगे हैं, और दोनों देशों का अभी तक कोई कंप्रोमाइज की स्थिति नहीं आ रही है। लेकिन यहाँ पे अगर ईरान, क्योंकि ईरान और इजराइल में इस समय मिसाइल्स का युद्ध है, क्योंकि आज का युद्ध मिसाइल ड्रोन पे डिपेंड हो चुका है। यही हमने, जब हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उस समय हमने भी इस चीज का एहसास किया था कि उतना रोल हमारी आर्मी का, हमारी नेवी का नहीं रहा था, जितना अटैक बाय ड्रोन और बाय मिसाइल्स हुआ। लेकिन मिसाइल्स का अटैक नॉर्थ इजराइल में ही ईरान ने कर दिया है, और ईरान ने साथ में खाड़ी देशों के ऊपर जो अटैक किए हैं, इससे पूरी चिंताएं एक साथ, पूरा खाड़ी का अनस्टेबल होना माने विश्व की अर्थव्यवस्था पे बहुत बड़ी चोट होगी। क्योंकि ये बहुत बड़े तेल के केंद्र हैं, और इन केंद्र में जो हमारी भी आर्थिकी डिपेंड करती है इस क्षेत्र पे, हमारा उतना हम अफेक्ट नहीं किए रशिया यूक्रेन वार में, लेकिन हम इस वार में जो हो रहा है, इसमें निश्चित रूप से भारत पे असर पड़ने वाला है। भारत अभी चुप है, भारत ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। लेकिन भारत के प्राइम मिनिस्टर का इजराइल में जाना 2 दिन पहले, ये दर्शाता है कि हमारा पूरा समर्थन इजराइल के साथ है। और ये जो है हमारे पूरे आज दिन तक की जो विदेश नीति है, उसमें ये सबसे नया चैप्टर तय हो रहा है, बन रहा है। उसमें हमारे को क्या फेस करना पड़ेगा, क्या लाभ होगा, ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन हाल फिलहाल जो युद्ध है, इस युद्ध पे नजर है। और जिस तरह से ईरान, जिसमें कि बैलिस्टिक मिसाइल, जिसको वेरी स्ट्रांगली मिसाइल स्टोर है उसके पास, और उसके किस तरह से वो अपनी जो आर्मी को मैनेज करता है, वो देखने का है। क्योंकि आज पहला दिन है इस युद्ध का, और ये युद्ध बहुत जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। क्योंकि ईरान ने स्पष्ट रूप से कहा है कि तुमने शुरुआत की है
और अंत हम करेंगे। ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत ही चिंतनीय है और गंभीर है और विश्व तीसरे विश्व युद्ध की तरफ अग्रसर होते हुए हमें दिख रहा है। जी ठीक है थपलियाल जी, वापस आऊंगी। जी शारदा जी मुझे सुन पा रही हैं? चलिए, शारदा जी शायद ऑडियो नहीं पहुंच रहा है। अजय जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी अजय जी, देखिए, एक बात तो थपलियाल जी ने कहा कि हम पाकिस्तान अफगानिस्तान को बहुत ज़्यादा ना आके, बहुत ज़्यादा हमें आंकने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है छोटे झगड़े हों, बड़े झगड़े हों, वैश्विक स्तर पर कुछ प्रभाव तो पड़ेगा। तो हम इसीलिए आज चारों देशों की बात लेकर बैठे हैं। कैसे, क्योंकि सभी देशों से अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई हैं और वैश्विक स्तर पर ये क्या संकेत देता है। देखिए, कहीं ना कहीं बहुत अच्छा तो नहीं है खाड़ी देशों का, जिस तरीके से जिक्र अभी थपलियाल जी कर रहे थे, क्योंकि भारत है और भारत की सरकार को, भारत की जनता को जब भी कहीं आसपास जिन लोगों से संबंध अच्छे होते हैं व्यापारिक रूप से भी, यदि कोई इस तरह का हमला होता है तो बहुत ज़्यादा नज़र रखनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, भारत पाकिस्तान का जब हुआ, जब ऑपरेशन सिंदूर भी हम एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लें, तब भी देखिए किस तरीके से प्रतिक्रियाएं आ रही थी। तो भारत की सरकार कैसे इसको आप लोग देखते हैं और क्या होना चाहिए अभी इस वक्त पे? राखी जी, आपको और आपके पैनलिस्टों को और आपके व्यूअर्स को मेरा सादर नमस्कार है। राखी जी, देखिए, ये बहुत ही दुनिया के लिए चिंताजनक और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इसमें कोई युद्धों का समर्थन नहीं कर सकता। ये युद्ध सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थों के लिए ही हो रहे हैं, सिर्फ अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए हो रहे हैं। इसके अलावा इसका कोई मकसद नहीं है ईरानी जनता को सुखी करने का, या अमेरिकन जनता को सुखी करने के लिए, या यूरोपियन जनता को सुखी करने के लिए, या रशियन जनता को सुखी करने, या यूक्रेन या पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। ये सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत और आर्थिक इन दोनों विषयों को लेकर के ये सारे युद्ध आज के समय में लड़े जा रहे हैं। ये सारे युद्ध मानवता के खिलाफ हैं, मनुष्यता के खिलाफ हैं, सभ्यता के खिलाफ हैं, संस्कृति के खिलाफ हैं। युद्ध नहीं होने चाहिए, ये निश्चित है। लेकिन जब 8 महीना पहले जब युद्ध रुका था ईरान और इजराइल में, उसी दिन ये तय हो गया था कि विद इन 6 मंथ फिर से युद्ध होगा। ये पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स, जो युद्ध एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने ये घोषित कर दिया था कि 6 महीने के अंदर दोबारा अमेरिका इस युद्ध को जरूर स्टार्ट करेगा। और उसका उसने समय लिया, 2 महीने लेट हुआ। वो पहले 2 महीने से अपना डिप्लॉयमेंट वहां कर रहा था, सारी चीजें करके दिखाया। ये युद्ध जो है इतनी जल्दी थमने वाला नहीं है, ना इतना जल्दी ये रुक जाएगा। इसका हमारे ऊपर भी और दुनिया के ऊपर भी बहुत बड़ा असर होने वाला है। ये आज का जो युद्ध स्टार्ट हुआ है, ये 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन में समाप्त कर लेगा अमेरिका या इजराइल या ईरान, ये संभव नहीं है। ये ईरान जो है वो इराक नहीं है कि अमेरिका इराक में अपनी फौजें भेज करके इराक के शासक को या इराक के लोगों को कब्जा कर दिया। यहाँ की भौगोलिक स्थिति इस तरह की है ही नहीं। आप वहां कुछ करने, अमेरिकन फौज, अगर आप कितनी मिसाइलें दाग लेंगे, अगर जब तक वहां की जनता सड़क पे आकर के खामोशी के खिलाफ अपना गुस्सा न जाहिर करे, आप मिसाइलें दागते रहिए, मिसाइलों से लोग मरते रहेंगे, लोगों की जान जाती रहेगी, उससे आप कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। और ये ईरान जो है वो इराक नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब ये युद्ध या तो लंबा चलेगा या ट्रंप को अपना ये इससे हाथ पीछे खींचना पड़ेगा। ये तो संभव नहीं है कि अमेरिका अपना हाथ पीछे खींच ले, ये संभव नहीं है। ये युद्ध लंबा चलेगा और ये दुनिया के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक युद्ध है। दुनिया इससे प्रॉब्लम में आ सकती है। इसके आज जो ईरान ने किया है, गल्फ के सारे देशों पे लगभग उसने जहां जहां इनका डिप्लॉयमेंट था अमेरिका का, उन सब जगह पे उन्होंने मिसाइलें दाग दी है। उन 7-8 देशों पे उन्होंने मिसाइलें दाग दिए थे। एक तरह से
वो भी उनके, अभी प्रिंस क्राउन का बयान आया थोड़ी देर पहले, मैं सुना कि वो इसके, अब उसको वो भी ईरान को चेतावनी दे रहे हैं कि हम चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने तमाम गल्फ के देशों से बात की है। तो ये युद्ध बड़ा होने जा रहा है। अगर ये 5 दिन में युद्ध रुका नहीं, हफ्ते भर के अंदर, तो ये युद्ध बहुत नुकसानदायक, मानवता के लिए खास तौर पे, हमारे आपके लिए, हमारे हमारे देश के लिए भी, जहां भी युद्ध होगा उसका इफेक्ट दुनिया के हर कोने पे आएगा। इससे हम अछूते रह जाएंगे, ये संभव नहीं है। इराक, यूक्रेन और रूस में युद्ध हुआ तो उससे हम अछूते थोड़ी हैं। हमारे ऊपर भी उसके तमाम इफेक्ट आए, तमाम तरह की प्रॉब्लम आई, लेकिन वो तो भी एक जगह पे सीमित था वो युद्ध। ये युद्ध सीमित नहीं है, ये हमारे पड़ोस में हो रहा है। पाकिस्तान का बॉर्डर और ईरान का बॉर्डर लगता है। कभी पाकिस्तान हमारा हिस्सा हुआ करता था, उससे लगती हुई चीजें हैं, तो उसका इफेक्ट हमारे ऊपर भी आएगा। हमारी सरकार पूरी तरह से उसके प्रति सतर्क है, उसको देख रही है। हम तो आज के समय में न्यूट्रल हैं, हम दुनिया को देख रहे हैं। हम दुनिया से एक ही चीज कह सकते हैं कि भाई ये युद्ध किसी भी चीज का हल नहीं है। ठीक है। आप दोनों लोग आपस में बात करके इसका रास्ता निकालना चाहिए। अगर राखी जी, एक छोटी सी बात करके अपनी बात समाप्त करूंगा, अगर ये युद्ध लंबा चला तो ये सबसे ज्यादा मानवता को समाप्त करने वाला, मानवता के प्रति सबसे सबसे खराब समय होगा। ये मेरा ये आकलन है राखी जी। ठीक है, मैं वापस आऊंगी। शिवानंद जी, सुन पा रहे हैं मुझे? जी राखी जी। शिवानंद जी, चारों देशों की मैं बात करूं, चाहे हम ईरान इजराइल की बात कर लें, अफगानिस्तान, या हम पाकिस्तान की बात करें, मूल रूप से इनका विवाद क्यों है, किस वजह से है और किस लिए आज ये जंग हो रही है, ये हम जानते हैं। लेकिन क्या इसका समाधान सिर्फ युद्ध है? और यदि लगातार ये चीजें ऐसे ही चलेंगी, जो वाकई में देखिए इतनी जल्दी थमती हुई नहीं दिखती, तो इसका जो एक प्रभाव होगा वो बहुत अलग तरीके से होगा। कैसे आप इस विषय को देखते हैं, क्या होना चाहिए? देखिए, अपील तो सभी कर सकते हैं, दूसरे देश भी कर सकते हैं, पड़ोसी मुल्क भी कर सकते हैं कि शांति रखी जाए, नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या ये मान जाएंगे? आप सोचिए ना, इजराइल अमेरिका बहुत अलग तरीके से, ईरान अपने आप में बहुत अलग तरीके से, और पाकिस्तान अफगानिस्तान की भी जो खींचतान पहले से चली आ रही थी वो अपनी जगह पे। तो उनको तो चलिए बहुत छोटा सा आंक रहे हैं हम इनके सामने, लेकिन युद्ध तो युद्ध होता है और नुकसान है, आम जन की जान जा रही है, मिसाइलें, गोले बारूद बिल्कुल दागे ही जा रहे हैं। तो समझना पड़ेगा कि वैश्विक स्तर पर इसका कितना प्रभाव आप देखते हैं। गुड इवनिंग राकेश जी, पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए, जिस तरह से इसराइल ने ईरान के ऊपर जो अटैक किया है, उसमें सिर्फ इसराइल अकेले नहीं है, उनके साथ बहुत कुछ लोग हैं, बहुत कुछ कंट्री उसमें इन्वॉल्व है। दूसरी बात, ईरान पहले जैसे हल्के में लेके भी नहीं चलेगा, वो स्ट्रांगली, उनके पास गोलीबार, उसके पास बहुत कुछ शस्त्र उनके पास है। और भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के बीच में जो झगड़ा चल रहा है, पाकिस्तान भी इंडिया के ऊपर अटैक करने की तैयारी में है। बांग्लादेश में बहुत कुछ आरडीएक्स वगैरह आ गया, उधर चाइना से भी बहुत कुछ सामान आ गया बांग्लादेश में। और आने जैसे जैसे ये मेरे को लगता है कि ये जो युद्ध है इतना जल्दी नहीं थमेगा। और दूसरी बात, इसमें पूरी तरह से सिस्टम, इंडिया का सिस्टम गलत जा रहा है। इसमें आप देखिए, इसके पहले भी भारत पाकिस्तान जब युद्ध हुआ और डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला 28 बार मैंने सीज फायर किया, अरे भगवान जाने, और मोदी साहब बोल रहे मैंने नहीं किया। अभी नरोने के बुक में जो क्या लिखा है, जिस तरह से चाइना ने 4000 किलोमीटर कब्जा किया है, आने वाले दिन इसमें पूरी तरह से इंडिया के ऊपर अटैक होगा, इंडिया को भुगतना पड़ेगा। और इसका पूरा जिम्मेदारी आदरणीय देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी, राजनाथ सिंह जी, जो पॉलिसी, जयशंकर जी जो पॉलिसी कर रहे हैं, इस पॉलिसी से हमको भुगतना पड़ेगा। सिर्फ अमेरिका और इसराइल के राकेश जी, ये सिर्फ निगेटिव बात करने के लिए बैठे हैं। अभी देखिए, इसराइल से आदरणीय देश के प्रधान नरेंद्र मोदी 2 दिन गए थे, क्या करके आए? क्या, कौन सा, मैं पूछा था, बीजेपी प्रवक्ता इतने मेरे मित्र बोल रहे हैं,
उनको पूछिए क्या लेके आए इंडिया के लिए। शिवानंद जी, कुछ शिवानंद जी, नहीं। मैं अमूमन नहीं टोकती हूँ, पर मुझे इस सब्जेक्ट को ऐसे समझना है। देखिए, चर्चा सिर्फ भारत के परिप्रेक्ष्य में नहीं हो रही है। यदि आप कह रहे हैं कि भारत पे भी अटैक हो सकता है या होगा, चलिए मान लिया जाए, तो उसके लिए भारत को क्या तैयारी करनी है, कैसे रहना है, वो एक अलग चीज है। लेकिन अभी फिलहाल ये 4 देशों के हमले में प्राइम मिनिस्टर क्यों जिम्मेदार है, मतलब वो मैं थोड़ा सा समझना चाह रही हूँ। देखिए राखी जी, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, चाइना से रिश्ता ठीक नहीं है, अमेरिका से ठीक नहीं है, रशिया से ऑयल बंद करके ट्रेड डील जो जिस तरह से अमेरिका से किया, उसकी पूरा जिम्मेदारी आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। आने वाले दिन में ये तो टेलर है, पिक्चर बाकी है, आप देखिए ये सबको भुगतना पड़ेगा। फार्मर, किसान, युवा, युवती, कपास हो या कोई भी वहाँ का अमेरिका का फूड यहाँ हाँ, चलेगा। राकेश जी, कैसे क्या चलेगा? प्रश्न पूछे और क्या जवाब दे रहे हैं? प्रश्न का इनके पास कोई जवाब ही नहीं है। देखो राखी किस जी, तरह की बातें करते हैं? क्या आपको सिखा करके कांग्रेस भेजी है? राखी जी, किस तरह की बातें कर रहे हैं? अरे अरे आप बात कर, आपके टाइम बात कर रखो ना भाई। किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? हाँ, नरेंद्र मोदी सेक्स स्कैंडल अरे कभी तो निगेटिव पॉलिटिक्स से बाहर निकलो, क्यों गर्त में जाने पे लगे हो सब हमेशा? सेक्स स्कैंडल नहीं है क्या? कभी तो अरे सर, कहाँ कभी तो युद्ध के बीच में आप अरे स्कैंडल ला रहे फिर हैं? अब शिवानंद जी प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करूंगी, मूर्खों हम के बहुत गंभीर ये चर्चा पे हैं और इस चीज को मूर्खों आप भी कहते हैं कि कांग्रेस वैश्विक बालक स्तर पर इसके बुद्धि की प्रभाव बहुत जमात अच्छे है। नहीं होंगे। देखो राखी जी, कांग्रेस बालक बुद्धि की जमात है। राखी जी, ये अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप पागल हुआ है, उनको कोई सिस्टम नहीं है। जैसे भी टेरिफ लगाओ, ब्लैकमेलिंग करो, जैसा चाहिए वैसा सत्ता खेलने के लिए कोशिश कर रहे। उसका नुकसान कहीं ना कहीं, ये कितना भी बीजेपी वाले भोंकने दो, लेकिन नुकसान तो इंडिया पे होगा, देखो इनके शब्द देखो। होगा। और दूसरी बात, महंगाई चरम पर है, इसका नुकसान हमको होने वाला है। दूसरी बात, आदरणीय देश के पंतप्रधान अभी नरोने के बुक में क्या लिखा है, ये लोगों ने परमिशन ही नहीं दिया, डरे हुए हैं। 56 इंच तो फिर कैसे पता कि क्या ठीक है लिखा है? शिवानंद जी, ठीक है, जब आई ही नहीं। लेकिन आज सब्जेक्ट तो मोदी जी कैसे का नहीं है। पता? पता नहीं क्यों मुझे बार बार ऐसा क्यों बार बार मोदी जी आ रहे हैं। आज के सब्जेक्ट में तो मोदी जी की रिक्वायरमेंट मुझे लग नहीं रही है सर। हाँ, उनकी रिक्वायरमेंट तब लगती जब उनकी तरफ से कोई राखी अपील जी, या कोई बात आती। कांग्रेस मोदी फोबिया से ग्रसित है। नरेंद्र मोदी कांग्रेस मोदी फोबिया से ग्रसित है। ये मंद बुद्धि बालक के प्रवक्ता मोदी फोबिया से ग्रसित है, बस। के लिए कौन सा अच्छा काम किया नरेंद्र मोदी जी? नहीं, कुछ नहीं किया। भारत की जनता से पूछो ना कि क्या किया। तुम्हें क्या बताया जाए? तुम्हें क्या कल अगर अपने ऊपर भी अटैक हो गया तो मोदी साहब चुप बैठेंगे, परमिशन ही नहीं देंगे, तो कैसा होगा? क्या सर, 4 देश वहां लड़ रहे हैं, आप लोग यहाँ लड़ रहे हैं, भारत अभी बीच में है नहीं। पता नहीं किस तरीके से चीजें आ रही हैं। खैर रुकिए, अच्छा 2 छोटी छोटी प्रतिक्रिया आ जाए और फिर अपन चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राखी जी सुनिए, नेपाल से, बांग्लादेश से रिलेशन खराब कर दिया, तुर्की से भी रिश्ता खराब कर दिया आदरणीय देश के पंतप्रधान। ये गलत नहीं है, ये गलत नहीं, इसका नुकसान हमको भुगतना पड़ेगा। इनका क्या जाता है, नेशनल चैनल पे बैठ के झूठ बोल रहे हैं। इनका आदत ही है झूठ बोलना, वोट चोरी करना, लोगों को, युवा युवती को रोजगार नहीं, यही कर रहे हैं। मंद बुद्धि बालक के प्रवक्ता ऐसे ही रहते हैं। भारत के लिए कोई मंद बुद्धि बालक के प्रवक्ता ऐसे ही रहते हैं कि विषय क्या है और कहेंगे क्या। उनको विषय की जानकारी नहीं रहती है। मंद बुद्धि बालक के प्रवक्ता ऐसे ही होते हैं। ठीक है, चलिए शिवानंद जी 1 सेकंड रुकिए। शिवानंद जी प्लीज 1 सेकंड रुकिए। शारदा जी जुड़िए हमारे साथ। राखी जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ मैम, अब आ रही है आपकी आवाज। ठीक है, मुझे सुन पा रही हैं? हाँ, मैं सुन पा रही हूँ। हाँ। और मैं एक छोटी सी टिप्पणी यही देना चाहूंगी। हाँ। कि आज ये जो पूंजीवाद का युग है, युद्ध और आतंकवाद इसकी खुराक है। क्योंकि युद्ध होंगे, अब तो पूंजीवाद जिस संकट से जूझ रहा है, जनता की समस्याओं का समाधान ना तो इनके ट्रंप के पास है, ना ही हमारे पंत प्रधान के पास है। विश्व की सारी समस्याओं का समाधान ये युद्ध करके ही करना चाहते हैं। इनको लगता है कि युद्ध होंगे तो महंगाई बढ़ेगी, तो कुछ प्रोडक्शन बढ़ेगा, हथियार बिकेंगे, जनता भले ही मरे, जनता भुखमरी से मरे, बेरोजगारी से मरे, तो सभी पूंजीवादी देशों की सत्ताएं युद्धों को बढ़ावा देती हैं। हथियारों को खरीदना बेचना इनका मेन मुद्दा है।
रोजगार, महंगाई, इन सब बातों पर ये बात नहीं करेंगे। ये जो पूंजीवादी अगुवा हैं, ट्रंप हुए, चाहे नेतन्याहू हुए और चाहे कोई भी हुए, ईरान के ये हुए, क्योंकि युद्ध थोपे जाते हैं। इराक को क्या कहकर युद्ध में डाला गया था, किस लिए अटैक किया गया था? कि वो मास डिस्ट्रक्शन के हथियार बना रहे हैं। आज तक वो सबूत नहीं पेश कर पाए कि मास डिस्ट्रक्शन के हथियार उनके पास थे, केमिकल वेपन्स थे, बायोलॉजिकल वेपन थे कि नहीं थे। और अभी भी ये जो परमाणु ठिकानों पर अटैक करने का बहाना लेकर जो इजराइल और अमेरिका ने अटैक किया है, ये विश्व की जनता के लिए बहुत खतरनाक है। ये सत्ता में बैठे तानाशाह पूंजीपतियों के आका अपनी सत्ताएं बचाने के लिए जनता को युद्धों में झोंकते हैं। और मेरे पैनलिस्ट साथी जो बात कह रहे थे कि फायदा किसी का नहीं है सिवाय सत्ता बचाने का। जब जब सत्ता खतरे में आती है तो नकली दुश्मनों को खड़ा किया जाता है और कभी कभी असली दुश्मनों के नाम पर अटैक भी कर दिए जाते हैं। अटैक होंगे तो इनको, आपको पता है प्रथम विश्व युद्ध भी इसीलिए लड़ा गया था कि पूंजीवाद जब जब खतरे में पड़ता है। सेकंड विश्व युद्ध भी इसीलिए लड़ा गया था कि पूंजीवाद खतरे में था। अब तीसरा विश्व युद्ध इन्होंने तीसरे विश्व युद्ध के कगार पर दुनिया को लाकर अगर फेंका है तो जनता को खुद खड़े होना पड़ेगा, युद्धों का बहिष्कार करना पड़ेगा, युद्धों के विरुद्ध अमेरिकी जनता को खड़ा होना पड़ेगा और इजरायली जनता को, भारत की जनता को, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जनता को लड़ना पड़ेगा। ये सत्ताधारी कभी नहीं युद्धों को खत्म करेंगे। युद्धों से किसी का फायदा नुकसान नहीं, नुकसान ही नुकसान होने वाला है। फायदा केवल सत्ता से चिपके नेतन्याहू जैसे लोगों का होने वाला है या ट्रंप जैसे लोगों का होने वाला है, जिनको कुछ सूझ नहीं रहा है कि करें तो करें क्या। जो भी ये वायदे करके सत्ता में आते हैं, चाहे वो भारत के पंत प्रधान है, चाहे अमेरिका के हैं, चाहे वो नेतन्याहू संकटों में घिरे हुए हैं, तो इन घिरे हुए संकटों से उबरने के लिए ये लोग युद्धों को बढ़ावा देते हैं और जनता को कीड़े मकोड़ों की तरह मारने को मजबूर करते हैं। अब किसका क्या बिगड़ रहा है? जो मिसाइलें दागी जा रही हैं या जो हमले किए जा रहे हैं 7 देशों पर, कौन मर रहा है? आम जनता मर रही है। लड़कियों के स्कूल पर अटैक किया गया है। बताइए कितनी शर्मनाक बात है। 80,000 लोगों का हत्यारा नेतन्याहू एक भारत जैसे देश के साथ खड़ा होकर क्या साबित करता है? बताइए, क्या भारत उसके साथ खड़ा होकर क्या साबित करता है? ये समझ से बाहर की बात है। और क्या पाकिस्तान इसको क्या नाम है, अमेरिका को हक है कि वो और दूसरे देशों में जाकर बात करे लोकतंत्र की? अपने देश में लोकतंत्र का गला घोटते उसे कोई नहीं बोल रहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी वो 15% टैरिफ लगाने का दावा ठोक रहा है। तो ऐसे तानाशाहों की मुक्ति का मार्ग उन्हें युद्ध लगता है, लेकिन जनता की मुक्ति का मार्ग विश्व स्तर पर जन आंदोलनों को खड़े करके लड़ना पड़ेगा। अपने तानाशाहों के खिलाफ जनता को एकजुट होना पड़ेगा और ये काम हमारी युवा पीढ़ी के जिम्मे है, क्योंकि हम बुजुर्गों ने इस देश को बर्बाद किया है और सत्ता में बैठे तानाशाह इस देश को बर्बाद कर रहे हैं। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी लोग सुन रहे हैं, कि युद्धों का खात्मा हो, मानवता की मुक्ति युद्धों से नहीं है। कोई किसी को युद्धों में झोंककर कोई कुछ फायदा नहीं कर सकता। इसलिए मानव मुक्ति के लिए जनता को खुद अपनी आवाज बुलंद करनी पड़ेगी। इसी बात को कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगी, क्योंकि मैं यहाँ ट्रैफिक में फंसी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है मैम। कुमार राकेश जी, मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, मैं सुन रहा हूँ। मैं कैमरा नहीं, आवाज आ रही है। हाँ कुमार राकेश जी, कैसे आप इस युद्ध को देख रहे हैं? देखिए क्या इनका विवाद है, किस तरीके से विवाद है, क्यों मानने को तैयार नहीं है और आपस में ये कितने ताकतवर हैं, ये सबको पता है। लेकिन ये बात सही है कि इस चीज को समझना पड़ेगा कि आगे ये रुकेगा नहीं रुकेगा, और इससे असल में देखा जाए तो उस दुनिया में या वैश्विक स्तर पर कितनी चीजें कहां से प्रभावित होंगी। कैसे आप इसको देखते हैं? राकेश जी, ये अभी मैं अपने प्रवक्ताओं को मैं सुन रहा था, तो एक प्रवक्ताओं को छोड़ दिया जाए तो 3 प्रवक्ताओं का लब्बुलवाब यही है। कुछ देर के बाद मैं अभी ये सुन लूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, शायद मोदी जी ने युद्ध करवा दिया।
हाँ, नंबर 1। नंबर 2, या फिर जैसे कि अभी इजराइल के दौरे हुए, तो इजराइल के पहले फिलिपीन के दौरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोग भूल जाते हैं, और उनकी हमारी जो न्यूट्रल नीति है, भारत की जो वैदेशिक नीति है, उसको किनारे करके उस पर राजनीतिक रंग चढ़ाने की कोशिश की जाती है, जो कि बिल्कुल गलत है, देश की नीति के खिलाफ और राष्ट्र नीति के खिलाफ। तो मुझ में कंसर्न, कोई भी ऐसा करता है तो राष्ट्रवाद की भावनाओं के, पार्टी यहाँ मैटर नहीं करता है, राष्ट्र यहाँ मैटर करता है, और राष्ट्र जो है उस कोई नहीं टिकता, चाहे वो कोई प्रधानमंत्री हो, किसी पार्टी का हो, कोई भी हो, या राष्ट्रपति भी हो, राष्ट्र से बड़ा कोई नहीं है। तो जहां तक ये युद्ध की बात है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, सबके सामने में है। उसके पीछे के कारण क्या है, अमेरिका के वर्चस्व की बात है, स्वाभाविक है, मानवता के विरुद्ध है कोई भी युद्ध। अब शांति जरूरी है, शांति सबको चाहिए, और हमारा जो मूलभूत सिद्धांत है, वसुधैव कुटुम्बकम सर्वे सन्तु सुखिनः सर्वसन्तु निरामया, हम जो शांति अस्तोमा सद्गमया और जो तमसोमा ज्योतिर्गमया, जो हमारे मूलभूत सिद्धांत है, उस पे भारत अटल था, अटल है और अटल रहेगा। तो रूस यूक्रेन के युद्ध को लीजिए, 14 साल है, किसने किया, कैसे किया, एक मूर्ख व्यक्ति को बैठा दिया यूक्रेन में, एक जोकर जो है उसने बर्बाद कर दिया इतना खूबसूरत यूक्रेन को। मैं यूक्रेन गया हूँ, यूक्रेन को मैंने स्विट्जरलैंड से अच्छा माना था, मैं बताऊँ आपको, इतना सुंदर देश, लेकिन क्या करेंगे आप। मुद्दा यही है, कैसा राष्ट्र कैसा भी है। नेताओं की अपनी मजबूरियां हैं, लेकिन ट्रम्प की मजबूरियां हैं क्या, ये भी चिंता और चिंतन की बात है। जैसे कि सबको पता है कि बड़े देश छोटे देश पर हावी होते हैं, तो क्यों होते हैं, उसका कारण क्यों है, क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। तो आज की स्थिति में जो युद्ध हुआ है, और अभी बहुत ही मतलब एक अमानवीय है, 57 बच्चों की मौत की खबरें आ रही हैं ईरानी स्कूल के, तो बहुत ही मतलब घोर अमानवीय, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और हमारे कई वहाँ भारतीय वहाँ भी फंसे हुए हैं। दोहा में मेरे कई मित्र हैं, मेरे उससे बात हुई कि सुबह से एक नेशनल सायरन जो है बजना है एक बार, अभी ऐसा नहीं कहा गया है कि आप बंकर में जाए, जहां भी जाए वहां अमेरिकन बेस पे हिट किया है ईरान ने। तो जो भी, चाहे दुबई में लोग सशंकित हैं, अंदर से एकदम आपातमस्तक हिले हुए हैं, तो जो देशों की स्थिति है और जो भी इजराइल या अमेरिका कर रहा है, उसकी कहीं से तो उसकी मतलब उसकी खैरख्वाही तो नहीं की जा सकती ना। आखिर युद्ध है, और युद्ध में यदि लोग मारे जा रहे, चाहे रूस यूक्रेन का युद्ध हो, जो भी हो, ये संकेत बहुत ही बुरा संकेत है विश्व के लिए, भारत के लिए भी, और भारत पर रहने वाले जितने भारतीय हैं विदेशों में, उनके लिए भी। इसको एक कहीं न कहीं सभी जो भी शांति प्रदेश है, उसमें भारत भी है, एकजुट होकर के अपील करनी पड़ेगी कि ये युद्ध बंद किया जाए। आपकी जो भी बातें हैं उसको टेबल डाउन और टेबल बनवाया जाए। बाकी जो उनके विदेश मंत्री ईरान के बोल रहे हैं, झुकने का सवाल नहीं है। तो मेन बात है कि कोई न कोई तो झुकेगा, कोई न कोई झुकाएगा, कोई न कोई तो बात करेगा। आप मान लिया कि जिस तरह से वेनेजुएला का हाल किया उन्होंने, चाहे जिस तरह से, वो गलत, जो गलत है सो गलत, सीधी सी बात है। इसलिए विश्व के पटल पे देखा जाए, युद्ध जो है मानवता के खिलाफ है, शांति के खिलाफ है, इसकी निंदा की जानी चाहिए। और इसमें भारत को भी, या जो भी शांति प्रिय देश है उनको, यूरोपियन यूनियन है, जो भी देश है, कनाडा है, उनको सबको पहल करनी चाहिए, अपील करनी चाहिए कि शांति हो, मानवता की रक्षा हो। और मान लिया प्रगति करने का सबको अधिकार है, चाहे छोटा देश हो या बड़ा देश हो, उसमें किसी को विदेशी लगने की जरूरत नहीं है और नहीं लगनी चाहिए। और जो भी कारण है, और लेकिन फिलहाल आपने कहा युद्ध रुकता दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन कहीं न कहीं मुझे लगता है रुकना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, क्योंकि विश्व की संस्कृति है, किसी की दादागिरी कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता और नहीं करना चाहिए। ठीक है कुमार राकेश जी। थपलियाल जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। चर्चा देखिए, अब ये तो सभी लोग चाहते हैं कि युद्ध रुक जाए, तभी कोई समाधान हो सकता है, ये सब जानते हैं, लेकिन ये भी हमें देखना पड़ेगा। अब हम थोड़ा सा ना रक्षा की दृष्टि से, या हम एक ताकत आंकने की दृष्टि से देखें,
तो हम ईरान को एक तरफ देख लें, हम इजराइल अमेरिका को एक तरफ देख लें, तो क्या जो संकेत हैं वो किस तरीके के आप देख रहे हैं? कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को इसलिए अभी मैंने साइड रखा क्योंकि उनके यहाँ की जो चीजें हैं उसको आपने ही कहा बहुत बड़ा युद्ध या बहुत लंबा समय तक चलने वाला नहीं दिखता, लेकिन यहाँ ईरान अपनी जिद पर है, उधर से इजराइल अमेरिका अपनी चीजों पर है, और इनके बीच की जो लड़ाई है वो वाकई में ऐसी चीजों को लेकर है कि ये टस से मस होने वालों में से है नहीं। तो ताकत की दृष्टि से देखा जाए तो क्या लगता है, यदि या तो बातचीत हो जाएगी, नहीं होती है तो ईरान तो अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं है, तो किसकी मुश्किलें थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखती हैं? देखो, यहाँ पे मुश्किलें ट्रंप की बढ़ती हुई नजर आ रही है। ट्रंप ने एक चीज का अंदाजा नहीं लगाया कि जो उसके बेसेस बने हुए हैं, तो वो जैसे कतार है, जॉर्डन है, जो जो उसने 7 देशों में अपने एस्टेब्लिशमेंट बना रखे हैं, वो देश भयभीत हो गए। उनकी हिम्मत नहीं है कि वे ईरान के खिलाफ युद्ध कर सके, क्योंकि हम जब भी आकलन करते हैं इन देश का, कतार इसमें थोड़ा ताकतवर माना जाता है, लेकिन हम जानते हैं कि कतार की पूरी फौज पाकिस्तानी एक्स सर्विसमैन के द्वारा बनी हुई है। क्या मैं उनको मिला हूं फ्रांस में, उन कतार की फोर्सेस को। कतार तो ये बहुत बड़ा वीक पॉइंट है। वीक पॉइंट जो बाकी देश है, इवन इराक देखो, इराक तो खुद मरा हुआ देश है, उस पे उसके तेल को कब्जाने के लिए अमेरिका ने उस समय सफलतापूर्वक अपना अभियान चला दिया था। लेकिन ईरान के मामले में इस समय ईरान की स्थिति इसलिए मजबूत है कि उसने अपना मिसाइल सिस्टम मजबूत कर दिया है। उसकी मार इजराइल तक जा रही है, और भले इजराइल अभी रोकने में कामयाब हो रहा है, लेकिन वो उसका जो कवच है उसको भेदने में उसकी मिसाइल कामयाब हैं, ये हम जानते हैं। तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई है कि जो अमेरिका ने फ्लीट भेजा है सी में, जो सी की तरफ से ईरान की घेराबंदी कर रहा है, वो लगभग 6 महीने से हाई सीज में है, और उसने उसके जो इंटरनल इक्विपमेंट्स हैं उसकी मेंटेनेंस नहीं हुई है। उसका जो टॉयलेट सिस्टम इतना चोक हो गया है कि वहां जवानों के बीच में लड़ाई हो रही है। ये इसके ट्रंप नहीं समझा इस बात को। वहां पे 45 मिनट लग रहा है एक जवान को टॉयलेट करने के लिए। देखिए, युद्ध में ऐसी स्थिति किस तरह से कमजोर करती है। ये जो सनकी होते हैं, इनको नहीं मालूम पड़ता है कि जमीनी हकीकत क्या है। तो जमीनी हकीकत जब हम आकलन करते हैं तो इसमें ईरान मजबूत दिख रहा है, और उसके पीछे जो 2 मजबूत देश हैं, चाइना और रशिया, ये 2 मजबूत देश हैं। ये पूरी टक्कर देने में कामयाब है। और आपने कभी भी देखा होगा कि चीन का जो इंटरफेरेंस है वो बहुत साइलेंटली होता है। उसने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के पीछे दीवार बनकर जो काम किया, उसमें हमारे पसीने आ गए थे। इसलिए 3 दिन में युद्ध को हम उस एंड तक नहीं ले गए जब हम बोलते थे कि हमें पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भी हासिल करना है। लेकिन जो स्थिति आज पाकिस्तान की, हिंदुस्तान की जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उन्होंने जो ये स्थिति पैदा कर दी है, और अफगानिस्तान और पाकिस्तान उलझने लगे हैं, ये हिंदुस्तान के लिए बहुत ही कंफर्टेबल स्थिति होगी कि हमारा दुश्मन दूसरे विंग में भी उलझ के रह गया है, उसकी स्थिति इधर की तरफ कमजोर पड़ेगी। और ये इसमें बहुत दिल से हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज काम कर रही हैं। और दूसरी तरफ जो ये छोटे छोटे देश हैं, ये अमेरिका पे दबाव बनाएंगे कि भाई युद्ध जल्दी बंद कर, हम जीना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ बड़े बड़े जो हमारे शेख साहब हैं, वो मरना नहीं चाहते, वो अय्यास है, घूमते रहते हैं, उनकी ये छोटी छोटी सल्तने हैं, तो वो अमेरिका का नींद हराम कर देंगे कि इस युद्ध को बंद करो। और सबसे कमजोर पॉइंट, ट्रंप ने अपनी पार्लियामेंट से इस युद्ध की परमिशन नहीं ली। ये सबसे वीक पॉइंट है ट्रंप का। और ये जो है,
ये दिखाता है कि ट्रंप अब थोड़ा चिंता में तो आ गया है कि ये क्या कर दिया मैंने। इतनी स्थितियां हैं, और जो स्थिति पूरे विश्व के आगे है उसमें देखिए दुबई एक ऐसा देश है जो सेंटर ऑफ ऑल एविएशन, जो हमारे जितने जहाज हमारे यूके से आ रहे हैं, फ्रांस से आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, उनका सबसे बड़ा केंद्र दुबई है। और दुबई में अटैक होना एक सारे विश्व के देशों को माथे पे लकीरें आती हैं। तो ये दबाव भी ट्रंप पे आएगा कि इसको जल्दी बंद करो। क्यों? क्योंकि ईरान ने युद्ध शुरू नहीं किया। ईरान कंटिन्यूअस वार्ता में था, एटॉमिक समझौता जो है उसकी वार्ता खत्म नहीं हुई थी, और इस ट्रंप ने ये स्टार्ट कर दिया। इसलिए ये निंदनीय है और इसकी कठोर शब्दों में हमें भर्त्सना करनी चाहिए। मेरे को नहीं पता कि मेरा देश कब इसको भर्त्सना करेगा, अभी तक हमारी भर्त्सना नहीं आई है। ठीक है, ठीक है। शारदा मैम जुड़ी हैं क्या हमारे साथ? चलिए, शारदा जी कनेक्ट नहीं है। हाँ शिवानंद जी एक सेकंड, शिवानंद जी एक सेकंड। चलिए, अब तो अच्छा अपनी बात रखिए, कुछ कहना चाहते हैं बोलिए। कौन, मैं? हाँ हाँ बोलिए, अपनी बात रखिए पहले। राखी जी, देखिए अभी जो सर ने बोला ये 24 तो कैरेट राकेश जी गोल्ड कुछ के कह रहे हिसाब हैं, एक से सेकंड रुकिए, एक सेकंड। हाँ शिवानंद जी बोलिए। अभी जो सर बोल रहे थे, मैं वो सहमत हूँ। क्यों बोलता हूँ? डोनाल्ड ट्रम्प ने तो पार्लियामेंट की परमिशन लिया नहीं। सेम वैसा ही अदर देश के प्रधान नरेंद्र मोदी यहाँ भी मिनिस्टर का या किसी से भी चर्चा नहीं किया और फोन पे बोल दिया ट्रेड डील कर दिया। तो सेम मोदी साहब का भी वही हालत है, डोनाल्ड ट्रंप का भी वही है, और ये हमेशा ऐसे ही लफड़े में फंसेगा। मोदी साहब का प्लानिंग से पूरा देश बर्बाद होगा। इसका पूरा जिम्मेदारी आदरणीय देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, शिवानंद जी किसी को विश्वास में लेने का शिवानंद नहीं। जी आपको नहीं, बहुत नहीं, नाराजगी है मोदी जी से ना, बहुत नाराज हैं आप नहीं मोदी जी नहीं से। नहीं नहीं नहीं, नरेंद्र मोदी जो है, नहीं वो झूठ बोलते हैं। ये फ्रॉड गवर्नमेंट है, वोट चोरी करके बना है। गोर गरीब दलित पिछड़ा आदिवासी महंगाई किसान आज कितना परेशान है। देखिए इन्होंने अमेरिका के सामने, पाकिस्तान के सामने नरेंद्र मोदी पीओके लेने के लिए इतना अच्छा मौका था। नरेंद्र मोदी जी ने राजनीति खेला, बिहार जाके सर्वदलीय बैठक नहीं आया 2 बार, बिहार जाके प्रचार किया। शर्म आना चाहिए, देश के साथ गद्दारी है। और इसराइल जाके नरेंद्र मोदी क्या कर रहे थे, रो रहे थे करके, क्या मैसेज लाया? देश के लिए कुछ भी नहीं है, देश सर्वोपरि है। और अभी जो पॉलिसी है ये डोनाल्ड ट्रंप के अंडर, ये नाम नरेंद्र काम सरेंडर है। नरेंद्र जब तक मोदी साहब है सरेंडर है। इन्होंने सर मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही, कोई अटैक भारत पे हो रहा होता, कोई चीजें हो रही होती तो कार्रवाई नहीं होती, स्टैंड नहीं होता, समझ में आता। राखी जी आप इंतजार कर रहे हैं, होने वाला है, लिख के ले। सर मैं इंतजार नहीं कर रही सर, मैं नहीं चाहती भारत पे कोई अटैक हो, प्लीज। मैं नहीं चाहती सर भारत पे कोई अटैक हो। बीजेपी सबको भेजो उधर मरने के लिए। गोर गरीब को अत्याचार नहीं करना होना चाहिए। आज देखिए ये लोगों ने क्या कौन सा अच्छा काम किया। लेकिन शिवानंद जी ये सोचिए, क्या मोदी जी के कहने से ये वॉर रुक जाएगी क्या? आप ये भी तो सोचिए, हम किन देशों की बात कर रहे हैं। अरे राखी जी, यूक्रेन युद्ध और नरेंद्र मोदी जी रुका था, मणिपुर नहीं रुक रहे। तो नरेंद्र मोदी जी रिजाइन दीजिए, आप छोड़िए, झोला लेके जाइए, जिम्मेदार आदमी को दीजिए। नरेंद्र मोदी जी के पास पॉलिसी कुछ भी नहीं है। आने वाले दिन राखी जी बहुत डेंजर है। हम लोग हंस रहे, पाकिस्तान पूरा बांग्लादेश में पूरा सामान शस्त्र ला के रखे। चाइना भी पाकिस्तान के साथ है, कौन है भारत के साथ? रशिया के साथ भी पाकिस्तान को अभी अफगानिस्तान ठीक कर रहा है सर, वो पहले उधर से तो निपट ले फिर आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान को अभी अफगानिस्तान ठीक कर रहा है, वो पहले वहां से तो थोड़ा हल्के हो जाए फिर आगे बढ़े। पाकिस्तान बहुत पहुंचेले है, वो अमेरिका के है और अमेरिका चीन ने मदद कर रहे, उनको और हेल्प कर रहे। राखी जी शर्मनाक है, पाकिस्तान को खत्म करना चाहिए था मोदी साहब ने। ये नरोने के बुक आप पढ़िए, नरोने बुक में नाम नरेंद्र काम सरेंडर, ये सरेंडर किया है। आने वाले दिन में भी ये सरेंडर ही है। ये ठीक है, आप देखिए, ठीक है शिवानंद आप इंतजार कीजिए। ठीक है चलिए। हाँ अजय जी अपनी बात रखिए। राखी जी ये मंदबुद्धि बालक के प्रवक्ता हैं, इसी तरह की मंदबुद्धि बातें ये करते रहेंगे, जिनका खानदान
सरेंडर, जिनके खानदान का इतिहास है, नेहरू से लेकर के सोनिया तक, और एक घूमते हुए एजेंट जो पूरी दुनिया में घूम रहा है, मंदबुद्धि बालक, ये इसी तरह की बातें करते रहेंगे। कहाँ का विषय और कहाँ ले आते हैं इनको, नरेंद्र मोदी का क्या बोलना है। देखो अभी अभी फिर ये चिल्लाने लगेंगे। अरे राहुल गांधी से एक पत्रकार, शिवानंद जी बोलने दीजिए, प्लीज बोलने दीजिए, और हम लोग अपने विषय पर रहे तो ज्यादा अच्छा होगा। कहाँ एक बड़े युद्ध की बात हो रही है, कहाँ बीच में स्कैंडल आ रहा है। प्लीज प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। हम हमारे देश में हम वो मंदबुद्धि बालक के प्रवक्ता इसी तरह की बातें करेंगे। राखी जी, ये मंदबुद्धि बालक के प्रवक्ता इसी तरह की बातें करते रहेंगे। आप कुछ भी कहो, इनको नरेंद्र मोदी से, ये सोते जागते उठते बैठते खाते पीते सिर्फ एक खौफ है, नरेंद्र मोदी। ये नरेंद्र मोदी के नाम की माला जपते रहेंगे। 10 जनपद से लेकर के और शिवानंद जैसे लोग सिर्फ नरेंद्र मोदी जपते रहेंगे, क्योंकि इस देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को वहां बैठा दिया, तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दिया। ये इसी तरह से मरते रहेंगे, ये इसी तरह से घुट के मरते रहेंगे। और इनके साथ के जो अर्बन नक्सली हैं, वो भी इन्हीं की भाषा बोल कर इसी तरह से मरते रहेंगे। इस देश की राखी जी, इनका मुझे समझ नहीं आ रहा, इनका फायदा डाउन करिए ना। देश की तो बात ही नहीं है, दुनिया की बात हो रही है आज तो। देश में तो है नहीं, हम तो दुनिया की बात कर रहे हैं। दुनिया पर कितना असर। अरे राखी जी, ये रीजन नरेंद्र मोदी है। अरे दुनिया में कहाँ नरेंद्र मोदी जी थोड़ी अटैक करवा रहे हैं सर। ये डोनाल्ड ट्रम्प के सामने झुका है। ये मूर्ख आदमी ये सोच रहा है कि नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रम्प से बोल करके अटैक करवाया। इस आदमी की मूर्खता देखिए, ये गजब आदमी है। अरे मूर्खानंद, बात कहाँ हो रही है और कहाँ की बात कर रहे हो? कम से कम इस तरह से मूर्खों वाली बात तो मत करो टीवी पे बैठ करके। कौन सा अच्छा काम किया राखी जी, पूछो इनको, इसराइल जाके नरेंद्र मोदी कौन सा काम करके सर, वो कोई भी काम किए हो वो चर्चा थोड़ी है। हम तो चर्चा युद्ध की कर रहे हैं ना। कुछ नहीं। अरे उधर भी वो नहीं करेंगे ना। उनको नरेंद्र मोदी का फोबिया है। ये नरेंद्र मोदी फोबिया से ग्रसित लोग हैं। कुछ नहीं है। इसराइल का प्राइम मिनिस्टर इनको गाड़ी गिफ्ट दिया है, वही देखते बैठे मोदी साहब। अच्छा रुकिए, चलिए कुमार राकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी बात आ जाए। ठीक है शिवानंद जी रुक जाइए। महामूर्ख लोग ऐसे ही रहते हैं। ठीक है, इनका नेता भी महामूर्ख और इनके प्रवक्ता भी महामूर्ख। ये सब मंदबुद्धि बालक है। ठीक है, ये मंदबुद्धि बालक इसी तरह की बातें करते हैं। आप लोग आपको चेकिंग करके ले लो भैया, आपको जरूरत है, मोदी साहब को जरूरत है, राजनाथ सिंह की जरूरत है, जाइए। ठीक है शिवानंद जी, कुमार राकेश जी को अपनी बात रखने दीजिए सर, प्लीज बहुत देर हो गई है बस। देश के साथ ये सब अर्बन नक्सली हैं। शिवानंद जी प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, 1 मिनट रुकिए, समय भी हो रहा है, प्लीज रुक जाइए। ठीक है म्यूट प्लीज कर दीजिए भाई, नहीं चुप हो रहे, म्यूट कर दीजिए इनको। कुमार राकेश जी, उनको मैं म्यूट भी कर दूंगी तो भी बोलेंगे तो आप सुनेंगे सर। प्रॉब्लम ये है मैं स्क्रीन पे नहीं, मेरी स्क्रीन पे वो म्यूट हो जाएंगे लेकिन आपको सुनाई देगा, आप तो भी डिस्टर्ब होंगे, इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि चुप हो जाइए। चलिए बोलिए। मैं तो बहुत ही आनंदित राकेश जी, जो महामूर्ख होता है उसको एक एक करके बोलिए सर, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। क्या हो गया शिवानंद जी? हम डरने वाले मैं बोलूं? हाँ ठीक है राखी मैं बोलूं? हाँ सर बोलिए। अरे नहीं, बब्बर से कैसे करेंगे? बात हो रही है अंतर्राष्ट्रीय युद्ध की, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्तर की। कपलियाल जी ने आज बहुत अच्छी बात की, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की लड़ाई है भारत के लिए अच्छी है, नंबर 1। नंबर 2, भारत की तरफ से एमईए के प्रवक्ता ने बोला है दोनों देशों से, मतलब अमेरिका, इजराइल से और ईरान से शांति की अपील की गई है भारत सरकार की तरफ से। नंबर 2। नंबर 3, जो स्थितियां भी बनी है, जिनके जो भी इंटरेस्ट हैं, चाहे जो भी उनके निहित स्वार्थ हैं, वो स्वार्थ की पूर्ति होनी है नहीं होनी है बात अलग है, लेकिन ये भी बात है कि ईरान जो है इराक नहीं है, जो 90 के दशक में सद्दाम के साथ हुआ, क्या होगा और क्या नहीं होगा वो अलग मसला है। लेकिन कुल मिलाकर के जो लबोलवाब है, जो आपका विषय है आज, जो आप फोकस कर रही हैं,
ये युद्ध बंद होना चाहिए और इस पर सभी लोग अपील करना चाहिए। भारत ने पहल की है और लोग इसमें आएंगे। हम शांति के अग्रदूत थे, हैं और रहेंगे। विश्व शांति के लिए हमारा पूरे विश्व में हमारे मनुष्यों का योगदान रहा है और हम आगे इसको बढ़ाएंगे। कोई युद्ध नहीं चाहता। जिसका जो एजेंडा हो, ट्रंप साहब क्या करना चाहते हैं, नेतान्याहू क्या करना चाहते हैं, खamenei क्या करना चाहते हैं, किसको को आजाद दिला, वो उनका मसला है अल्टीमेटली। बट वी वांट पीस एबव ऑल। जो भी है, जैसे भी है, और वो मिलेगा और मिलना चाहिए, ये हमारा भरोसा है। ठीक है, चलिए समय की सीमा है। हाँ, अजय जी कुछ कह रहे हैं, जल्दी से कंप्लीट करिए। राकेश जी, मैं सिर्फ एक बात बोल करके अपनी बात खत्म करूंगा कि राहुल गांधी ये युद्ध रुकवा सकते हैं। जहाज सोरेश अंकल से के पास जाकर के बोले कि ये युद्ध रुक जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया में तो राहुल गांधी से बड़ा कोई लीडर आज तक पैदा नहीं हुआ। कई बंकर में छुपे होंगे राहुल गांधी। जहाज सोरेश अंकल के पास जाकर के बोले कि युद्ध रुकने के लिए, तुरंत युद्ध रुक जाएगा। राहुल गांधी से बड़ा इस पृथ्वी लोक पे कोई नेता पैदा नहीं हुआ है। राहुल गांधी चाहे तो युद्ध रुक सकता है, बस। सर, मुझे तो ऐसा लग रहा है फिलहाल ये जो देश हैं ये आपस में खुद ही कोई निर्णय लेंगे। फिलहाल अपील तो की गई है, लेकिन उस अपील का कितना असर होगा, और मुझे नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप की तरह नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी बहुत अलग हैं, ट्रंप की तरह नहीं है कि कुछ भी कह देंगे और उसका क्रेडिट ले लेंगे। एक अपील की गई है, रुकता है तो ठीक, नहीं तो आने वाला समय जो है वो बहुत अच्छे संकेत नहीं दे रहा। फिलहाल समय भी हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, 4 देशों की ताकत है, क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान को बहुत ज्यादा नहीं आंकते इन देशों के सामने, लेकिन हमें समझना पड़ेगा क्योंकि जो स्थितियां परिस्थितियां वहां भी बनी हुई हैं, पाकिस्तान के लिए भी कोई बहुत अच्छा समय ये नहीं है। दूसरी चीज, ये जो देश हैं, चाहे आप अमेरिका इजराइल की बात करिए, आप ईरान की बात करिए, ना तो ईरान कम पड़ने वाला है, बल्कि ट्रंप की मुश्किलें ही ज्यादा बढ़ती दिखती हैं। तो सबकी नजरें हैं इस वॉर पे, सब चाहते हैं कि शांति कायम हो, लेकिन इतनी जल्दी ये वॉर रुकती हुई नहीं दिखती और इसका जो आने वाला प्रभाव है वो भी अच्छे संकेत नहीं दे रहा। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।